तो पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर्स और वोल्केनिक इरप्शंस का कैसे इंटरेक्शन होता है एटमॉस्फेयर के साथ। तो फायर, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट तीनों कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग व्हाई विनेश फेल्ड द वे इन। पहली इंडियन वुमेन बनी टू क्वालिफाई अ रेसलिंग फाइनल इन द ओलंपिक्स, एंड फिर वे इन के लिए आई, एंड उनका 100 ग्राम्स ओवरवेट थी, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सो वेट कट रेफर्स टू कि जो रेसलर्स हैं दे ऑफन कट देयर वेट टू compete इन अ लोअर वेट कैटेगरी, ताकि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको मिल पाए, ज्यादा मसल उनके पास होगा। इसके साथ साथ एक स्ट्रैटेजिक मूव होती है कोस्ट और रेसलर्स की टू कट दी वेट, ताकि ओपोनेंट को और अच्छे से फेस कर पाए। देन वे इन प्रोसेस क्या होता है? वे इन प्रोसेस के अंदर बोलते हैं कि जो रेसलर्स होते हैं वो वे इन करते हैं ऑन दी डे बिफोर देयर कंपटीशन, जो कि यूजुअली मॉर्निंग में होता है। सो उसके बाद उनके पास लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि 2 घंटे या फिर आधा घंटा ही दिया जाता है, ताकि जो प्रॉपर वेट चाहिए उतना वो लेके आ पाए एंड देन वापस वे इन करें। सो विनेश ने यहाँ पे स्ट्रगल किया विद वेट कट, क्योंकि उनका नेचुरल वेट जो था इट वाज हायर देन दी 50 किलोग्राम लिमिट, एंड वेट शेड करने में उनको डिफिकल्टी हुई। पूरी रात उन्होंने स्किपिंग भी की, डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी की, पानी भी नहीं पिया, बट उसके बाद भी पॉसिबल नहीं हो पाया उनके लिए वेट कट करना। तो यहाँ पे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है, UWW, उनका क्या स्टैंड पॉइंट है? सो उन्होंने एक स्पेसिफिक वेट क्लास सेट की हुई है, ताकि एक फेयर कंपटीशन को हम प्रमोट कर पाए। इसके साथ साथ हेल्थ कंसर्न भी होते हैं फॉर द एथलीट्स, तो वो एम्फोसाइज भी करता है कि रेसलर्स की सेफ्टी होनी चाहिए, एंड एक्सेसिव वेट कटिंग जैसी एक्सरसाइजेस को डिस्करेज करता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है एंड पेनल्टीज भी हैं वेट रिलेटेड इंफ्रैक्शंस से रिगार्डिंग। सो जरूरी हो जाता है, हाँ बोल सकते हैं कि सिर्फ 100 ग्राम्स ही है, बट अगर देखा जाए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फेयर कंपटीशन तो 100 ग्राम्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसकी वजह से विनेश फोगाट उन्होंने स्ट्रगल किया एंड उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एट द एंड। देन नेक्स्ट is regarding what went wrong for Hasina and what her fall means for the Bangladesh, not only for Bangladesh, also for India. So Sheikh Hasina, former prime minister थी of Bangladesh, and she had faced various challenges during her tenure, but उसके बाद भी पावर स्टेटस उन्होंने मेंटेन रखा। सो व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर शेख हसीना? सो कुछ 3 से 4 पॉइंट्स है जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए हैं कि अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज थी, कि ऑपोजिशन को सप्रेस करती थी, देयर वर कंसर्न्स रेजिंग टुवर्ड्स द फेयरनेस ऑफ द इलेक्शंस, कंट्रोवर्सी इसी इलेक्शंस को लेके जिसकी वजह से उनकी इमेज को टार्निश किया गया या टार्निश हुई। उसके बाद करप्शन एलिगेशंस भी थी विद इन दी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो ट्रस्ट है इन दी पब्लिक वो इरोड होता गया। इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, ओवरऑल भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे थे, एंड इन्फ्लेशन रेट जो था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है बांग्लादेश के अंदर। सो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो चुकी है। साथ साथ में जो म्यांमार में रोहिंग्या क्राइसिस हो रही है, वहां के भी जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं उनका भी इन्फ्लक्स देखने को मिला है काफी ज्यादा बांग्लादेश के अंदर, जिसमें बांग्लादेश के जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा आ गया। सो इम्प्लीकेशंस क्या हुए इसके बांग्लादेश के ऊपर? जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो डिसरप्ट हुई, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस तो हुए ही हैं, इसके साथ साथ एक्सट्रीमिज्म में राइज देखा हमने। ऑपरेसिव पॉलिसी जो थी उन्होंने और ज्यादा फ्यूल कर दिया एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म को। सो रीजनली इन्फ्लुएंस, बांग्लादेश का जो रोल है बिम्स्टेक के अंदर भी एंड डिफरेंट पैक्ट्स के अंदर भी, बे ऑफ बंगाल के रीजन के अंदर, इंडियन रीजन के अंदर वो एक मेजर रोल प्ले करता है। तो वो भी अब डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा ड्यू टू दी डोमेस्टिक एक्टिविटीज इन बांग्लादेश। डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के कंसर्न्स उठ रहे हैं ड्यू टू दी प्रोटेस्ट्स दैट आर गोइंग ऑन इन द कंट्री राइट नाउ।
सो डेमोक्रेसी को कैसे हम अपहोल्ड करेंगे एंड ह्यूमन राइट्स को कैसे मेक श्योर करेंगे कि ह्यूमन राइट्स हैम्पर नहीं हो रही हैं। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं कि क्या अवामी लीग का कमबैक होगा या फिर इस्लामिस्ट का रिटर्न होगा टू द पावर, एंड ये जो विक्ट्री है व्हाट डज इट मीन फॉर द प्रोटेस्टर्स इन द बांग्लादेश। सो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस उठते हैं, बट बोल सकते हैं कि इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम फ्रेंड्स तो चेंज कर सकते हैं बट नेबर चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न्स इंडिया के लिए उठते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इंडिया के ऊपर आएगा। रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस जो है उसका भी प्रेशर इंडिया के ऊपर इनडायरेक्टली आ सकता है। एंड उसके साथ-साथ रीजनल जो बैलेंस है पावर में, तो रीजनल बैलेंस पावर इंडिया को मेंटेन करने के लिए स्टेप्स लेने होंगे एक्टिवली, एंड वो आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कैसे चीज़ें मोल्ड होती हैं। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग एन इंटरेस्टिंग हार्मोन जो कि देखा गया माइस मदर्स में ड्यूरिंग द लैक्टेशन। सो लैक्टेशन रिलेटेड पेप्टाइड LRP इस हार्मोन का नाम है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग द लैक्टेशन। सो ये प्रोटेक्ट करता है बोन्स को, बोन प्रिजर्वेशन में हेल्प करेगा, बोन की जो डेंसिटी होती है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है माइस मदर्स में, एंड बोन लॉस को प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग द लैक्टेशन। कैल्शियम रेगुलेट करता है इन द ब्लड, जो कि मेक श्योर करता है कि सफिशिएंट कैल्शियम जो है इट इज अवेलेबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड फॉर द बोन हेल्थ। तो जेनेटिक एनालिसिस किया, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स की स्टडी की गई। सो पोटेंशियल एप्लीकेशन इसका क्या है? पोटेंशियल एप्लीकेशन हमारे लिए बोल सकते हैं इसलिए ज़रूरी है कि जो LRPA पेप्टाइड है इट कुड बी पोटेंशियली एप्लीकेबल इन ट्रीटिंग बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस। सो उन बोन से रिलेटेड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें आगे आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर। देन मिस्ट्री हॉबिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मिस्ट्री हॉबिट्स का से रेफरेंस यहाँ पे है कि टाइनी ह्यूमन लाइक बोन्स मिली हैं ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ फ्लोर्स इन 2004। सो वहाँ पे लियांग बुआ केव है, वहाँ पे ये बोन्स मिली मिली थी, एंड बोला जा रहा है कि एक नई स्पीशी ऑफ ह्यूमन से ये बिलोंग करती हैं, दैट इज नोन एज होमो फ्लोरेसिनेसिस। सो स्मॉल साइज है, प्रिमिटिव नेचर है, एंड ऑल्सो आइलैंड पे मिली है, तो आइलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड रिसोर्सेज से उनका अडॉप्टेशन देखा गया होगा। बट कंट्रोवर्सी भी है कि स्पीशीज का स्टेटस क्या है एंड इवैक्यूएशन मेथड कैसे हुए हैं, कंटामिनेशन एंड एक्यूरेसी के कंसर्न्स उठे हैं इसके साथ साथ। सो ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी हो जाएगा इन चीज़ों को स्टडी करना, एंड अगर आगे आने वाले टाइम में न्यू स्पीशी आएगी, डिफरेंट स्पीशी आएगी, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ टू गेट अ न्यू टाइगर रिजर्व एंड थर्ड लार्जेस्ट होगा इन द कंट्री। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी है फॉर द सेटलमेंट ऑफ द न्यू रिजर्व, एंड हम बोल सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है उसमें ऑलरेडी भी टाइगर रिजर्व है, जिसमें गुरु घासीदास नेशनल पार्क है जो कि संजय संजय दुबरी आई थिंक है टाइगर रिजर्व, उसका उसी का ही पार्ट है वो। सो टूरिज्म बूस्ट करने में एंड ऑल्सो टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाने में हमें ये हेल्प करेगा। इसके साथ साथ रिसेंटली लास्ट एडेड यूपी के अंदर हमने देखी थी रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको ऐड किया था टू द टाइगर रिजर्व्स। तो 54th टाइगर रिजर्व वो होगी। इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जो टाइगर पॉपुलेशन इंडिया के अंदर फेस करती है। एक तो ह्यूमन और टाइगर कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है, जो कि टाइगर्स का जो हैबिटेट है डिफॉरेस्टेशन और ह्यूमन इंक्रोचमेंट की वजह से लॉस होता जा रहा है उसका। इसके साथ साथ पोचिंग का थ्रेट आ जाता है टाइगर्स से रिलेटेड, एंड फिर दूसरे कंट्रीज से जो हम लेके आ रहे हैं एनिमल्स को, क्या वो इंडिया के क्लाइमेट के साथ अडेप्ट कर पा रहे हैं, क्या इनफ प्रे उनके लिए अवेलेबल है। सो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इसके साथ साथ आइसोलेशन भी देखा जाता है ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन, जिसमें डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए फूड, वाटर, शेल्टर या फिर पोटेंशियल मीट को ढूंढना।
सो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे माइनिंग हो गया या फिर डैम का बनाना, हाईवे बनाना, जो कि ऐसे टाइगर रिजर्व्स के अंदर से होके जा रहे हैं, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम बायोडाइवर्सिटी एंड जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बीच में एक बैलेंस बना के रख पाए। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा। Then last of all, we are talking about the Jammu's counter terror grid. So different operations and उनके साथ क्या challenges इंडिया फेस करता है, particularly in the जम्मू region, उसकी हम बोल सकते हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो जो सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस हैं जम्मू रीजन के अंदर, जिसमें काउंटर टेररिज्म ग्रिड के ऊपर हम फोकस करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि रीडिप्लॉयमेंट हुआ है ऑफ द ट्रूप्स ऑन LAC। गलवान इंसिडेंट जो हुआ था 2020 के अंदर, वो भी हाईलाइट करते हैं कि एडिशनल ट्रूप्स एंड स्पेशल फोर्सेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्ड को फिल करने के लिए, और जो काउंटर टेरर ऑपरेशन जम्मू रीजन में चल रहे हैं उनको फिलअप करने के लिए, क्योंकि पर्टिकुलरली सेंसिटिव एरिया है वो। सो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा है इन एस्टैब्लिशिंग एन इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म ग्रिड, वो ये आर्टिकल शो करता है। Importance of understanding the local terrain, population and vulnerabilities क्या हैं। इसके साथ साथ जो ट्रूप्स है दे शुड बी इंटीग्रेटेड विद द एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन, ना कि उनको सेपरेटली हम डिप्लॉय कर रहे हैं। एक इंटीग्रेशन होना चाहिए जो ऑलरेडी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड हैं, ताकि एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हम बना पाए। तो जो सक्सेस है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का, वो डिपेंडेंट है ऑन सस्टेनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पॉपुलेशन। उनके साथ अगर हमारा सपोर्ट होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर, पर्टिकुलरली वल्नरेबल एरियाज में, वो हम कम कर पाएंगे। इसके साथ साथ ऑपरेशन दूधी, सो ऑपरेशन बाय द असम राइफल्स इन 1991, ये एक एग्जांपल दिखाया जा रहा है ऑफ एन इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जिसका सक्सेस मिला था। एंड देयर वाज आल्सो शोकेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर कमांड होनी चाहिए एंड इंटीग्रेशन होनी चाहिए डिफरेंट फोर्सेस के बीच में। सो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए जरूरी है कि एक इंटीग्रेटेड फोर्स हम लेके आए, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करें। So that is all for today. Thank you so much for joining, and keep watching and keep learning with Ansarkari. Thank you so much.